आज के सेशन को वेवी कर्व मेथड रिवीजन कहना काफी हद तक तो सही नहीं होगा क्योंकि एक्चुअली ये एक्सटेंशन ही है उन सारी बातों का जो अभी तक हमने पढ़ी। वेल मेजरली आज के सेशन में हम बहुत स्पेसिफिकली वेवी कर्व मेथड को समझेंगे स्टेप बाय स्टेप, यानी मैं इसकी एल्गोरिदम आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि एग्जैक्टली आप क्या स्टेप्स फॉलो करते हैं वेवी कर्व मेथड अप्लाई करने के लिए। एल्गोरिदम के साथ हम इसके एप्लीकेशन भी समझेंगे कि ये कैसे आपके काम आती है, ना सिर्फ इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने में बल्कि ऑफ कोर्स फंक्शंस के ग्राफ्स को समझने में, उनकी कंटिन्यूटी को समझने में और उनके बिहेवियर, उनके पैटर्न को ऑब्जर्व करने में, इवन कई बार फंक्शंस के या एक्सप्रेशंस के मैक्सिमा और मिनिमा को भी वर्कआउट करने में। जो सारी बातें हम कैलकुलस में भी एनीवे डिस्कस करेंगे। मेरा यकीन मानिए एक काफी क्रूशियल मेथड ये होती है वेवी कर्व मेथड, जो कि आपके बहुत काम आने वाली है आने वाले वक्त में। इसे आज के लेक्चर के थ्रू एक डिटेल्ड मैनर में कवर करने की बहुत अच्छे से आप लोग कोशिश करिएगा। ये पूरी प्रिपरेशन आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जा रही है। आईआईटी जेईई मैथमेटिक्स के लिए एक रिसोर्स हम बिल्ड कर रहे हैं जो कि आपके लिए पूरे तरीके से कॉम्प्रहेंसिव मैनर में डिजाइन किया जा रहा है। कॉम्प्रहेंसिव मैनर में जो हमारा फर्स्ट फेज है वो डेडिकेटेड है आपकी कंसेप्ट बिल्डिंग को लेकर, जहां पर हर एक कंसेप्ट को आपको डिटेल्ड मैनर में सिखाया जा रहा है विद अ लॉट ऑफ इलस्ट्रेशंस एंड एग्जांपल्स, ताकि कई सारे क्वेश्चंस के साथ आप एक बेहतर इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करें हर एक सिंगल चैप्टर के हर एक कंसेप्ट की। जहां जब हम कंसेप्ट सारे कवर कर लेंगे, हर एक चैप्टर को कर लेंगे, जैसे कि अभी फिलहाल हमने अलजेब्रा के बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स से जो शुरुआत की है, इसके बाद ऑफ कोर्स हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, देन ट्रिग्नोमेट्री, देन आपका कैलकुलस एंड फाइनली वेक्टर्स इन 3D के साथ इस फेज को कंप्लीट करेंगे। जो सेकंड फेज आपका डेडिकेटेड होगा वो आईआईटी जेईई मेंस में पूछे गए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को लेकर होगा, जहां पर डिटेल में हम एनालाइज करेंगे हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन को। जब मेंस के हम पीवाईक्यूज कर चुके होंगे तब हम फोकस अपना शिफ्ट करेंगे जेईई एडवांस्ड में पूछे गए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पर। इस तरीके से पूरी प्रिपरेशन आपकी प्लान्ड है। अगर मैं बहुत क्लैरिटी के साथ आपको वेवी कर्व मेथड की एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करवाने की कोशिश करूं तो लेट्स से एक एग्जांपल लेकर बहुत क्लैरिटी के साथ समझते हैं कि चीजें कैसे वर्कआउट होती हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास मैं एक एक्सप्रेशन देता हूं x-1, लेट्स से क्यूब ले लेते हैं यहाँ पर, फिर ले लेते हैं x+2, इसका एक काम करते हैं पावर 4 ले लेते हैं, देन एक और फैक्टर ले लेते हैं x-3, इसकी पावर हम यूज कर लेते हैं 5, और एक काम करते हैं, चलिए एक और फैक्टर लेते हैं x+6। अभी बात जो हमने न्यूमरेटर में की है, चलिए कुछ फैक्टर्स लेट्स से डिनोमिनेटर में भी ले लेते हैं। जैसे कि एक फैक्टर तो आप चलिए मान लीजिए x ही ले लीजिए, इसकी पावर 2 ले लेते हैं, और एक फैक्टर लेट्स से 1 2 3 4 सब ले लिया है हमने, तो लेट्स से एक फैक्टर 7 ले लेते हैं जिसकी पावर हम सब कुछ ऑलमोस्ट ले चुके हैं, लीजिए वापस 3 ले लेते हैं। तो ऐसा मान लीजिए एक एक्सप्रेशन दिया गया था और इस एक्सप्रेशन के बारे में मुझे काफी सारे प्रेडिक्शंस देने हैं। जैसे मान लेते हैं मुझे बताना है कब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ये कब ग्रेटर देन 0 होगा, ये कब लेस देन इक्वल टू 0 होगा, और ये कब लेस देन 0 होगा। ये अलग अलग पैरामीटर्स पर मुझे अपना ओपिनियन इस एक्सप्रेशन को लेकर देना है। मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट वेवी कर्व मेथड से आपको बहुत क्लैरिटी देने की कोशिश करूंगा कि स्टेप बाय स्टेप हम इन पर्टिकुलर पार्ट को कैसे अप्रोच करेंगे और देखेंगे कि चीजें कैसे वर्कआउट होती हैं। तो वेवी कर्व मेथड अपनी क्या प्रोसेस सजेस्ट करती है वो सुनिएगा। पहली स्टेप बड़े गौर से सुनिएगा। पहले तो आप ये इंश्योर कर लीजिए क्या ये एक्सप्रेशन फैक्टराइज्ड है। आई होप पहली जो एल्गोरिथम का आपका पार्ट है वो ये इंश्योर करना कि आपका जो एक्सप्रेशन है दैट इज फैक्टराइज्ड, वो फैक्टर के फॉर्म में मौजूद है। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। फैक्टराइज्ड का मतलब होता है आपके पास अलग अलग फैक्टर्स हैं, जैसे x-1, x+2, x-3, x+6, x और x-7। तो इस तरीके से हमने सबसे पहली स्टेप में ये इंश्योर किया कि क्या हमारे पास जितने भी सारे आपके ये जो पूरा ओवरऑल एक्सप्रेशन है क्या ये फैक्टराइज्ड है। सेकंड, मैं आपको हिदायत दूंगा कि ये भी इंश्योर करिए कि ये जो सारे फैक्टर्स हैं उनमें जो ये x है इनका कोफिशिएंट 1 है। तो इंश्योर करिए दैट द कोफिशिएंट the coefficient of x in all the factors is 1। आई होप ये बात भी आप याद रखेंगे कि जो भी सारे फैक्टर्स हैं उसमें आपके पास जो कोफिशिएंट है वो 1 है, विच मीन्स यहाँ देखिए x के पास 1 है, यहाँ भी x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ यहाँ
यहाँ या यहाँ, इन सब जगह जब आप गौर फरमाएं तो इन सारे फैक्टर्स में जो x का कोफिशिएंट है दैट इज 1। अब मैं स्टेप 3 आपको सजेस्ट करूंगा कि आपके पूरे न्यूमरेटर को जीरो के इक्वल रख दीजिए। यू पुट न्यूमरेटर, बहुत सिस्टमैटिक स्टेप्स मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ और इससे आप बहुत अच्छे से बिल्ड कर पाएंगे एक्चुअली कि क्या सिनेरियो होने वाले। जब आप न्यूमरेटर को जीरो के इक्वल रखेंगे तो क्या क्या वैल्यूज आपको मिलेंगे, आई होप आप समझ पा रहे हैं। आप x माइनस वन को जीरो रखते हैं, आप x प्लस टू के पावर फोर को जीरो रखते हैं, आप x माइनस थ्री की पावर फाइव को जीरो रखते हैं, आप x प्लस सिक्स की पावर वन को जीरो रखते हैं। और इससे ये समझ आता है कि x की जो पॉसिबल वैल्यूज हैं वो होंगी वन, माइनस टू, थ्री और माइनस सिक्स। ये सब वैल्यूज का क्या मतलब है बात करेंगे, पहले बस ये पार्ट एक्सप्लोर करके रख लीजिए और x की कुछ वैल्यूज को फिगर आउट कर लीजिए। अगली स्टेप में कहूंगा, ये फोर्थ स्टेप जिसे मैं कहूंगा कि अब आप डिनोमिनेटर को भी जीरो के इक्वल रख दीजिए। तो जब आप डिनोमिनेटर को जीरो के इक्वल रखेंगे तो क्या मिलेगा जरा गौर करते हैं। डिनोमिनेटर में मेरे पास जो एक्सप्रेशन है दैट इज एक्स स्क्वायर टाइम्स एक्स माइनस सेवन होल क्यूब। जब इसे मैं जीरो के इक्वल रखता हूं तो मुझे टेक्निकली एक्स की जो वैल्यूज मिलती हैं वो मिलती हैं जीरो एंड सेवन। सो इस तरीके से ये वैल्यूज मुझे मिली हैं। अब स्टेप फोर के बाद हम बात करेंगे स्टेप फाइव की। ये जो सारे नंबर्स आपको मिले हैं, आई होप जो वैल्यूज आपको मिली हैं, आपको स्टेप थ्री और स्टेप फोर में जो वैल्यूज मिली हैं, द वैल्यूज ऑफ एक्स विच are received, solved or you have gotten in the step 4 or step basically 3, so which are received from step 3 and 4, इन्हें आप मार्क करिए नंबर स्केल पर। मार्क those values, mark those numbers on the number scale। आई होप आप मेरा पॉइंट, मेरा आइडिया समझ पा रहे हैं। मैं बहुत स्ट्रक्चर्ड मैनर में आपको वेवी कर्व मेथड समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो अगर मैंने मार्क करूं तो मैं थोड़ा सा ऐसे अलग से बना लेता हूं ताकि आपको चीजें समझ आए। टेक्निकली मैंने जो इस स्टेप में आपसे कहा, फिफ्थ स्टेप में, कि आपके पास कुछ नंबर्स हैं। नंबर्स क्या है जरा गौर से देखिए। सबसे छोटा नंबर माइनस सिक्स है, तो ऑफकोर्स माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी के बीच में नंबर स्केल पर जो सबसे छोटा नंबर आपके पास होगा दैट विल बी माइनस सिक्स। माइनस सिक्स के बाद अगर गाड़ी आगे बढ़ाई जाए तो उससे बड़ा नंबर विल बी माइनस टू। माइनस टू से बड़ा नंबर अगर देखें तो आई वुड से जीरो। जीरो से बड़ा नंबर अगर मैं देखूं तो वन। वन से बड़ा नंबर अगर मैं देखूं तो थ्री। और थ्री से बड़ा नंबर सेवन। सो इस तरीके से सारे नंबर्स आपने प्लॉट किए। आई होप आपको ये बात नजर आ रही है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्टेप सिक्स। ये स्टेप काफी क्रूशियल है और यहीं से मेन पार्ट आपका शुरू होता है। अब आप यहाँ पर दो तरह के सर्कल्स मार्क करेंगे। जो न्यूमरेटर जब जीरो के इक्वल था, तो ये जब जीरो के इक्वल था तो ये जो आपके ये पॉइंट्स हैं वन, माइनस टू, थ्री और माइनस सिक्स, इन्हें आप डार्क सर्कल से मार्क कर दीजिए। सो वन, माइनस टू, थ्री और माइनस सिक्स, या रादर आप बस सर्कल्स पुट कर दीजिए ताकि आपको याद रखें कि इन पॉइंट्स को इंक्लूड और एक्सक्लूड करना है या नहीं। पर जो ये जीरो और सेवन है, एटलीस्ट इनके लिए ये बात याद रखिए कि जीरो और सेवन पर आप बिना सोचे समझे हॉलो सर्कल्स लगा दीजिए। आई रिपीट, जो डिनोमिनेटर को रखने से एक्स की वैल्यूज मिली थी, जो एक्स की वैल्यूज मिलती हैं जीरो, आई रिपीट माई स्टेटमेंट, जो एक्स की वैल्यू मिलती हैं डिनोमिनेटर को जीरो रखने से, उन वैल्यूज पर हॉलो सर्कल लगा दीजिए। सो पुट हॉलो सर्कल में टर्म यूज कर रहा हूं, आप समझ सकते हैं, इन्हें आप जो भी कहना चाहें। सो पुट हॉलो सर्कल्स ऑन द वैल्यूज ऑफ एक्स। हॉलो सर्कल की हम टर्म यूज करेंगे ऑन द वैल्यूज ऑफ एक्स for which the denominator is turning out to be zero। आई होप आप मेरी इन बातों को समझ पा रहे हैं। बहुत ही लेमैन टर्म्स में मैं बातें कर रहा हूँ, बहुत ही स्ट्रक्चर्ड मैनर में मैं डिटेल्ड आपको एक बहुत कॉम्प्रहेंसिव एक्सप्लेनेशन या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में बता रहा हूँ। बट जो टर्म्स आपको समझ आ सकती हैं उनके थ्रू जरूर ये सारी बातें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो दो आइडिया हम बिल्ड कर पा रहे हैं इस तरीके से कि आपके पास फाइनल कंक्लूजन ये होगा कि सर जो नंबर्स हमें मिले हैं वो ये कि माइनस सिक्स, माइनस टू, जीरो, वन, थ्री और सेवन, इनमें जीरो और सेवन वो नंबर्स हैं जिनके लिए डिनोमिनेटर जीरो होता है। तो यहाँ पर मैंने हॉलो सर्कल्स क्यों लगाए हैं, आई होप ये आइडिया बखूबी आप बिल्ड कर पा रहे हैं। अब अगर मैं आइडिया आपको फाइनल कंक्लूजन के साथ बिल्ड करवाने की कोशिश करूं तो स्टेप सेवन जो आपसे कहती है वो ये कि जो राइट मोस्ट साइड आप चूज करिए।
अब आपके पास सेगमेंट्स हैं, सेगमेंट्स देख पा रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवेंथ। तो ये जो सेवेंथ सेगमेंट है, दिस इज द राइट मोस्ट सेगमेंट इफ यू आर गेटिंग माय पॉइंट। सो स्टार्ट with the right most segment, आई होप आप सेगमेंट टर्म समझ पा रहे हैं, एंड पुट अ प्लस साइन ओवर इट और ऑन इट, जो भी आप समझना चाहें। सो अगर मैं राइट मोस्ट सेगमेंट से शुरू करूं तो 7 से इंफिनिटी पर आप बिना सोचे समझे प्लस साइन लगा दीजिए। डिड यू ऑल अंडरस्टैंड दिस होल प्रोसेस? अब अगर मैं आगे बात करूं तो स्टेप 8 क्या कहती है, गौर से सुनिएगा। स्टेप 8 आपसे कहती है कि अब जब आप ये कर चुके हैं ना, ये जो 7 है, ये जो 7 है, ये 7 लाने वाला फैक्टर कौन था? 7 को लाने वाला फैक्टर था x-7। इस x-7 वाले फैक्टर की आपको पावर चेक करनी है, वो इवन है या ऑड। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट सेगमेंट, आई होप आप नेक्स्ट सेगमेंट से मेरा मतलब समझ पा रहे हैं। मतलब अगर आप प्लस साइन के बाद में इस सेगमेंट में आना चाह रहा हूं तो मुझे चेक करना होगा, check the power of the factor, power of the factor, which factor? जिस फैक्टर की वजह से ये नंबर क्रिएट हुआ। आई होप आप समझ पा रहे। चेक द पावर ऑफ द फैक्टर, फैक्टर कौन सा चेक करना है मुझे? द फैक्टर बिकॉज ऑफ विच द न्यू सेगमेंट हैज गॉटन क्रिएटेड। आई होप इस लैंग्वेज को आप समझ पा रहे हैं। मैं बहुत अलग तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग हो सकता है। सो बहुत क्रिस्टल क्लियर मैनर में हर एक चीज को बहुत हाईलाइट करके आपको लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। सो ये मेरा स्टेटमेंट है कि जिस फैक्टर की वजह से ये नया सेगमेंट बना है। अब देखो, आपने राइट मोस्ट सेगमेंट से शुरू किया, इसके बाद इस सेगमेंट की हम बात करें तो इस सेगमेंट के क्रिएट होने की वजह थी 7। तो 7 किस फैक्टर की वजह से आया? 7 आया x-7 वाले फैक्टर की वजह से, और उसके ऊपर पावर क्या थी? उसके ऊपर पावर थी ऑड ना। अब जब आपने पावर चेक की है, पावर चेक करने के बाद आप कहेंगे इफ द पावर ऑफ द फैक्टर इज ऑड देन चेंज द साइन, इन द न्यू सेगमेंट और द नेक्स्ट सेगमेंट। आई होप आप मेरी बात समझ पाए। आई होप ये बात बहुत क्लियर है। और एल्स इफ the power is even. So if the power is even, the sign does not get changed. बस यही प्रोसेस सबसे क्रूशियल है जब आपको अप्लाई करते चले जाना है। इसका मतलब है 7 वाले फैक्टर की मैं बात करूं, यानी x-7 जिसके ऊपर पावर थी 3, क्या ये पावर ऑड है? और अगर ये पावर ऑड है तो आप साइन चेंज करेंगे, यानी अगर यहाँ साइन प्लस था तो इस सेगमेंट में साइन होगा माइनस। अब आप 3 के पास जाइए। 3 कहाँ से आता है? 3 के लिए मैं ढूंढूंगा। 3 वाला फैक्टर है x-3 जिसके ऊपर है पावर 5, और पावर अगर दोबारा ऑड है तो आप कहेंगे दोबारा साइन चेंज होगा, तो माइनस से आप फिर से लिखेंगे प्लस। अब मैं 1 वाले फैक्टर के पास जाता हूं, तो मैंने ढूंढा x-1, इसके ऊपर भी है पावर 3, पावर 3 है यानी ये होगा ऑड, ऑड यानी वापस से साइन चेंज होगा और यहाँ पर आएगा नेगेटिव साइन। मैं 0 वाले फैक्टर के पास आता हूँ। 0 बनाकर मुझे दिया था एक्स स्क्वायर ने, और स्क्वायर यानी इसके ऊपर पावर है इवन। एंड स्टूडेंट्स प्लीज अंडरस्टैंड, जब पावर इवन होगी तो साइन चेंज नहीं होगा, यानी जो साइन 0 के राइट में था वही साइन 0 के लेफ्ट में भी होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट -2। -2 लाने वाला फैक्टर था x+2। x+2 अगर -2 लाने वाला फैक्टर था, यानी x+2 वाले फैक्टर के ऊपर अगर आप पावर देखें सो दैट इज 4। 4 एक इवन पावर है, यानी अगर -2 के राइट में नेगेटिव साइन है तो -2 के लेफ्ट में दोबारा मैं नेगेटिव साइन यूज करूंगा। -6 की अगर मैं बात करूं, सो -6 क्यों आया? क्योंकि सर x+6 था, x+6 की पावर 1 थी, और 1 आई होप यू आर रियलाइजिंग ऑड था। अगर -6 जो फैक्टर आपको x+6 की वजह से मिला है
उसके ऊपर पावर 1 यानी ऑड है तो आपका साइन दोबारा चेंज होगा, यानी -6 के राइट में अगर नेगेटिव साइन है तो -6 के लेफ्ट में यू विल बी डीलिंग विद द पॉजिटिव साइन। मेरा यकीन मानिए जिस मोमेंट आप ये बहुत सही तरीके से एक्यूरेटली प्रिसाइजली क्रिएट कर लेते हैं, आपका काम पूरा हो चुका होता है। यही आपके उस एक्सप्रेशन का बिहेवियर है कि वो कब पॉजिटिव है, कब नेगेटिव है, कब नेगेटिव है, कब पॉजिटिव है, कब क्या नहीं लिया जा सकता, क्या लेने पर वो जीरो होगा, ये सारी बातें कही जा सकती हैं। जैसे अब अगर मैं मार्किंग करना शुरू करूं, फॉर एग्जाम्पल मैं अपने इस गिवन एक्सप्रेशन को थोड़ी देर के लिए कहता हूं एफ ऑफ एक्स। मुझसे किसी ने कहा होता आप ये बताइए कि एफ ऑफ एक्स कब कब, मुझसे मान लीजिए क्वेश्चन होता कि एफ ऑफ एक्स कब कब जीरो से बड़ा है। जीरो से बड़ा होने का मतलब है कब कब पॉजिटिव, तो मैं कहूंगा -इंफिनिटी से -6 और 1 से 3 और 7 से इंफिनिटी। क्या आपको ये बात समझ आई? मेरा आंसर रहा होता सर एफ ऑफ एक्स जीरो से बड़ा है यानी पॉजिटिव है एक्स की उन सारी वैल्यूज के लिए जिसमें एक्स या तो -इंफिनिटी से -6 है, या फिर आपका 1 से 3 है एक्स, या फिर 7 से इंफिनिटी है। आई होप आपको समझ आ रहा है। -6, 1, 3 और 7 पर हमने ओपन ब्रैकेट यूज किए। मैंने -6, 1, 3 और 7 को इंक्लूड एनीवे नहीं किया क्योंकि जीरो लेना अलाउड नहीं था, एफ ऑफ एक्स को जीरो से बड़ा रखना था। यानी कि आप 7 और जीरो तो वैसे भी इंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि 7 और जीरो एक्स की अगर मैं वैल्यू ले लूंगा तो डिनोमिनेटर जीरो होगा और वो लेना तो एनीवे हम अफोर्ड नहीं कर सकते। बट अगर मैं दूसरे पार्ट्स की बात करूं तो वो वैसे भी ग्रेटर देन जीरो था, इक्वल टू जीरो नहीं था, इसलिए हम बाकी सारे टर्मिनल पॉइंट्स पर भी ओपन ब्रैकेट यूज करेंगे ना। अगर किसी ने कहा होता एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है एक्स की किन वैल्यूज के लिए, अब उसने कहा है एफ ऑफ एक्स जीरो भी चलेगा, अब उसने कहा है कि एफ ऑफ एक्स आपका जीरो भी चलेगा, तो मेरा कहना है जीरो कहाँ कहाँ हो सकता था सर, -6 पर जीरो हो रहा था तो हम पुटिंग अ ब्लैक सर्कल ओवर इट, -2 पर जीरो हो सकता था, हम पुटिंग अ ब्लैक सर्कल ओवर इट, 1 पर जीरो हो सकता था और 3 पर जीरो हो सकता था। सो जिन पॉइंट्स पर न्यूमरेटर जीरो हो रहा था उन पर मैंने ब्लैक सर्कल्स पुट किए हैं। सो हॉलो सर्कल अगर आप पुट करते हैं एक्स की उन वैल्यूज पर जहां डिनोमिनेटर जीरो होता है, सो वी ऑल्सो पुट dark circles or complete circles or solid circles where numerator, I hope आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, numerator is equal to zero। I hope ये लैंग्वेज थोड़े शॉर्ट में मैंने लिखी है पर आपको क्लैरिटी के साथ बिल्ड हो रही है। अब जब बात हो रही है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो की तो एक्स को मैं कहां से इंक्लूड करूंगा सर, अब पॉजिटिव भी चाहिए जीरो भी चाहिए, तो मैं कहूंगा कि सर -इंफिनिटी से -6 तक चलेगा और -6 चलेगा क्योंकि -6 पर जीरो होता है। क्या आप 1 से 3 दोनों को ले लेंगे? 1 और 3 दोनों पर ये जीरो होता है तो इस बार जीरो लेना अलाउड है, इसलिए मैं कहूंगा कि जब आप यूज करेंगे तो अब आप कहेंगे 1 से 3 क्लोज्ड ब्रैकेट। क्या 7 ले सकता हूं? 7 पर न्यूमरेटर जीरो हो रहा है तो न्यूमरेटर को तो जीरो कभी नहीं ले सकते, तो 7 को अभी भी एक्सक्लूडेड रखूंगा बाय यूजिंग एन ओपन ब्रैकेट। आई होप अब आप सेंस बिल्ड कर पा रहे हैं कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन होता है कि एफ ऑफ एक्स जो है वो लेस देन जीरो है, यानी एफ ऑफ एक्स नेगेटिव कब है, तो आप कहेंगे -6 से -2, -2 से 0, 0 से 1 और 3 से 7, ये चार सेगमेंट्स में आपका ये एक्सप्रेशन नेगेटिव है। तो आप कहेंगे x जो होगा सर वो -6 से -2 होगा, या फिर -2 से 0 होगा, या फिर 0 से 1 होगा, या फिर 3 से 7 होगा। अब कई सारे स्टूडेंट्स कहेंगे कि सर पहली बात तो ये कि -6 से -2, 0, 0 से 1 जो चले आ रहे हो उस बात को ऐसे क्यों नहीं लिख सकते थे आप कि -6 से 1 ही लिख दीजिए। मेरा कहना है आप बात समझो, -6 से अगर मैं 1 तक सारे नंबर्स इंक्लूड कर लेता तो उसमें -2 और 0 भी इंक्लूड हो जाते। पहली बात तो आप जीरो को वैसे भी इंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि अगर x की वैल्यू जीरो होगी तो डिनोमिनेटर जीरो होगा, जो ले नहीं सकते, और -2 को अगर इंक्लूड किया होता तो न्यूमरेटर जीरो होता। मुझे एफ ऑफ एक्स को जीरो लेना अलाउड नहीं है, इसलिए मैं वो पॉइंट्स लूंगा जहां पर आपका एक्सप्रेशन एक नेगेटिव बिहेवियर दिखा रहा है, यानी नेगेटिव यानी जीरो से छोटा हो रहा है। सो -6 to 2, 0 to 1, -2 to 0 एंड ऑफ कोर्स एंड 3 to 7। बशर्ते मुझसे ये पूछा गया होता कि एफ ऑफ एक्स कब कब लेस देन इक्वल टू जीरो है, यानी एक्स की किन वैल्यूज के लिए ऐसा है, तो मैं कहूंगा अब आप गौर फरमाएं। आप शुरुआत बेशक करेंगे -6 से, क्या इक्वल टू जीरो है, यानी -6 को इंक्लूड किया जा सकता है, -2 को भी इंक्लूड किया जा सकता है क्योंकि -6 और -2 पर ये जीरो है। क्या अब -2 से 0 को भी इंक्लूड किया जा सकता है, तो आप कहेंगे -2 से 0 को भी इंक्लूड किया जा सकता है, बट 0
भी अभी भी एक्सक्लूडेड है, क्योंकि जीरो पर बात नहीं बनेगी। इसके बाद अगर आप कहानी आगे बढ़ा रहे होते तो क्या जीरो से वन लेना होगा, जीरो से वन बखूबी लीजिए, लेकिन जीरो को इंक्लूड करिए पर वन, सॉरी जीरो को एक्सक्लूडेड रखिए पर वन को इंक्लूड किया जा सकता है। आई रिपीट, वन को इंक्लूड क्यों किया है, होप समझ आया। इसके अलावा आप कह सकते थे कि 3 से 7 तक की भी गाड़ी लीजिए, लेकिन दोबारा 3 ले लीजिएगा, लेकिन 7 मत लीजिएगा। मतलब फंडा सिंपल सा है, हॉलो सर्कल्स आपको कभी भी इंक्लूड नहीं करने हैं। डार्क सर्कल्स आपको सिर्फ तब इंक्लूड करने हैं जब आपको इक्वल टू जीरो भी दे दिया जाए। क्या आपको ये फंडा समझ आ रहा है? सर इस बात को जो आपने यहाँ लिखी है, इसे लिखने का क्या कोई और तरीका हो सकता था? इसी बात को लिखने का एक और तरीका देखो, -6 से -2 भी जा रहा है और -2 से 0 भी जा रहा है और -2 इंक्लूडेड है, तो इस बात को लिखने का पहला तरीका तो ये होता है कि -6 से आप 0 तक की गाड़ी घुमा लीजिए, और ऑफ कोर्स उसके बाद फिर गाड़ी घूमेगी 0 से 1 तक, और उसके बाद ऑफ कोर्स 1 इंक्लूडेड है, उसके बाद आपकी गाड़ी घूमेगी 3 से 7 तक। इसी बात को लिखने का मैं आपको एक और तरीका देता हूँ। आप इसे ऐसे भी लिख सकते थे कि आप लेते हैं -6 से सीधे 1 तक। सर जीरो तो नहीं लेना था, आप थोड़ा पेशेंस रखिए, मैं बता रहा हूँ कि जीरो को आप कैसे एक्सक्लूड करेंगे। और ऑफ कोर्स आपको 3 से 7 भी रखना है, लेकिन जीरो नहीं लेना था, तो जीरो को मैंने इस तरीके से एलिमिनेट कर दिया। सो इस सेट थ्योरी के थ्रू जो सिंगल आपने एलिमेंट बाहर रखा है, उसको इस तरीके से आप रख सकते हैं। सो डिड यू ऑल अंडरस्टैंड वेविकर मेथड फाइनली कैसे अप्लाई होती है, इसकी स्टेप बाय स्टेप एल्गोरिदम क्या होती है, क्या प्रोसेस आप फॉलो करते हैं और किस तरीके से चीजें वर्कआउट होती है। मैं इसका एक और एक्सटेंडेड वर्जन आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि वेविकर मेथड से आप एक अप्रोक्सीमेट ग्राफ भी बना सकते हैं अपने इस एक्सप्रेशन का। एक्सप्रेशन में मौजूद अगर मैं टर्म्स की बात करूं तो -6 -2 ये कुछ पॉइंट्स हमारे पास थे। पॉइंट्स आपके पास थे -6, -6 से थोड़ा और चले तो -2, -2 के बाद ऑफ कोर्स हमें नंबर्स जो मिल रहे थे वो थे 0 1 3 7। सो मुझे 0 भी मिलता है, मुझे 1 भी मिलता है, मुझे 3 भी मिलता है और कहीं दूर जाकर 7 मिलता है। आगे और जाएंगे तो इन्फिनिटी भी मिलेगा, पीछे आएंगे तो माइनस इन्फिनिटी भी मिलेगा। साइन स्कीम की मैं बात करूं तो जो एक्सप्रेशन मैंने लिया था, उस एक्सप्रेशन को अगर आप गौर से देखें तो उस एक्सप्रेशन की साइन स्कीम जो हमने बिल्ड की वो कुछ इस तरीके से प्लस माइनस प्लस, से कुछ इस तरीके से चला आया था, प्लस माइनस प्लस। इसके बाद अगर हम बात करें तो आपके पास माइनस 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 प्लस, तो इस तरीके से माइनस 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 और ये प्लस, तो इस तरीके से आपके इस एक्सप्रेशन का बिहेवियर था। सर ये दोबारा हम क्यों डिस्कस करें, थोड़ा सा पेशेंस रखिए स्टूडेंट्स, एक मजेदार चीज हम देखने वाले हैं। 7 और 0 एक्सक्लूडेड थे, तो मैं जरा ये हॉलो सर्कल और बना देता हूँ कि 7 और 0 पर आप एक्सक्लूडेड रखिएगा ऐसे, और -6 और -2 एंड ऑफ कोर्स 1 और 3 को आप इंक्लूडेड रखिएगा कुछ इस तरीके से। ये सब क्यों डिस्कस किया जा रहा है, जरा इस बात पर अब हम विचार करेंगे। बड़े गौर से सुनिएगा स्टूडेंट्स, आप बस इस बात को समझिए कि आप अगर फंक्शन के पैटर्न को समझना चाहें, फंक्शन के आइडिया को बिल्ड करना चाहें कि ये कैसे था, तो एक काम करिए, 0 पर ये नॉट डिफाइंड है तो 0 पर एक ऐसी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लीजिए। टेक्निकली अगर मैं थोड़ी देर के लिए आपको समझाऊं तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपके पास नंबर स्केल जो -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है, जिसे आप एक्स एक्सिस कह रहे हैं, तो जो लाइन 0 से पास हो रही होगी उसे आप कह लीजिए वाई एक्सिस। हालांकि यहाँ पर मैंने डॉटेड लाइन इसलिए भी बनाई है क्योंकि जहां जहां आपने हॉलो सर्कल लिया है वहां आप डॉटेड लाइन ले लीजिए, वहां आप डॉटेड लाइन ले लीजिए। डॉटेड लाइन का मतलब है यहाँ पर आप एक्सप्रेशन को 0 होता हुआ नहीं देखेंगे, क्योंकि यहाँ और यहाँ 0 और 7 पर आप x की कोई वैल्यू नहीं ले पाएंगे। अब मैं एक्सप्रेशन की अपनी बात करने जा रहा हूँ। एक्सप्रेशन में दोबारा लिख देता हूँ, आपके पास था x-1, x+2, x-3। सो न्यूमरेटर में जो हमारे पास चीजें थी they were x-1, x-2 और x+3 आई थिंक, है ना? x-1, x+2 एंड x-3, I'm really sorry. So x+2 था और x-3 था। इसके बाद जो नंबर्स थे हमारे पास वो क्या थे स्टूडेंट्स, अगर उनकी बात करें तो x+6, ओके। सो न्यूमरेटर में वी वर हैविंग x+6 और डिनोमिनेटर में वी वर हैविंग x एंड x-7। पावर्स की अगर मैं बात करूं तो पावर्स थी 3 4 5 1 2 3। सो पावर्स जो थी हमारे पास देवर 3 4 5 1 2 एंड 3। नाउ इस एक्सप्रेशन का आप ग्राफ बना सकते हैं स्टूडेंट्स, मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ ग्राफ, सुनिएगा बस। 7 पर तो ये नॉट डिफाइंड था, बाकी आप ये समझिएगा कि 7 से इन्फिनिटी के बीच ये पॉजिटिव रहा। पॉजिटिव होना मतलब एक्स एक्सिस से ऊपर होना,
लेकिन 7 पर ये नॉट डिफाइंड था, तो आप इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बना सकते हैं कि ये कुछ इस तरीके से चलता चला जा रहा होगा। ऑल्दो एग्जैक्ट ऐसा रहा होगा नहीं कह सकते, बट एक अप्रोक्सीमेट गेस मैं आपको बनाना दे रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, कुछ इस तरीके से चीजें रही होंगी। ऑफ कोर्स यहाँ पर ये नेगेटिव रहा होगा 3 से 7 के बीच में, लेकिन 7 पर नॉट डिफाइंड रहा होगा, इसलिए मैं इसके ग्राफ को कुछ इस तरीके से ले जा रहा हूँ। 7 पर ये कंटिन्यूड होगा, लेकिन ऑफ कोर्स ये कुछ इस तरीके से होगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 7 पर ये फंक्शन नॉट डिफाइंड है। ये नॉट डिफाइंड क्या होता है, इस बारे में हम ज्यादा डिटेल्ड डिस्कशन कैलकुलस पढ़ते वक्त करेंगे, तो इसे भी थोड़ी देर के लिए एक्सक्लूडेड रखिएगा। अच्छा, 3 पर आपके फंक्शन ने क्या किया, 3 पर सर आपका फंक्शन 0 को टच कर गया, 3 के बाद ये पॉजिटिव रहा, 1 पर ये वापस 0 को टच कर गया, और फिर 1 से 0 के बीच में नेगेटिव रहा, या एक्स एक्सिस के नीचे 0 पर दोबारा नॉट डिफाइंड हो गया। फिर क्या हुआ, -2 से 0 के बीच में दोबारा नेगेटिव रहा, तो इसको नेगेटिव बनाए रखना है, लेकिन 0 पर ये दोबारा नॉट डिफाइंड रहा, मतलब इस लाइन के करीब करीब जाता जाएगा। क्या होता है करीब जाना, लेकिन उसको टच नहीं करना, इस बारे में बात हम कैलकुलस में जब लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी पढ़ेंगे तब दोबारा इस डिस्कशन को करेंगे। तो मेरा बस इतनी सी दरख्वास्त है कि तब तक के लिए जरूर पेशेंस रखें। -2 को टच तो किया, लेकिन -2 पर 0 हो जाने के बाद ये दोबारा नेगेटिव ही रहा। नेगेटिव हो जाने के बाद -6 पर फिर 0 हुआ, यानी एक्स एक्सिस को टच किया, और फिर ये रहा पॉजिटिव, यानी फिर इस तरीके से जाता चला गया। सो इस तरीके से कुछ इसका ग्राफ बना होगा। आई एम नॉट सेइंग एग्जैक्टली ऐसा होगा, बट अप्रोक्सीमेट आइडिया यही रह सकता है इस फंक्शन के ग्राफ का। इफ यू आर स्टिल कंफ्यूज्ड कि सर ये आपने कैसे किया, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आप थोड़ी और क्लैरिटी बिल्ड कर पाएं और अच्छे, बेहतर और आसान तरीके से इस चीज को सोच पाएं कि ये जो ग्राफ बनाने की प्रोसेस हम कर रहे हैं वो कैसे एग्जीक्यूट हो रही है। एक थोड़ा छोटा, एक थोड़ा सिंपल और एक थोड़ा और आसान एग्जाम्पल हम लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन हम लेते हैं और समझते हैं चीजें कैसे, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। जैसे कि आपके पास मान लीजिए लिखा हुआ है एक एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या माना जा सकता है, जैसे कि एक्सप्रेशन हम कुछ भी मान सकते हैं। मान लिया जाए जैसे कि anything you can take as per your convenience, right? I'm just taking a number, or rather an expression, to make you clear with this part. Just look at this part everyone. जैसे कि आपके पास लिखा है x plus 3 का स्क्वायर, x minus 2 का let's say क्यूब, डिवाइडेड बाय x plus 7 की पावर let's say 1, और इसका ग्राफ मुझे बनाना है, इस एक्सप्रेशन का ग्राफ मुझे ड्रॉ करना है और वीवी कर्व मेथड यूज करनी है। सबसे पहले नंबर स्केल पर आ जाइए और इन नंबर्स को देख लीजिए। तो मुझे -3, +2 और -7 मिलना है। आई होप आपको ये दिख रहा है। सो एक तो मिलना है -7, उसके बाद आपको मिलना है -3, और फिर आपको मिलना है +2। ये मिलना है आपको -इंफिनिटी से इंफिनिटी के बीच में। अच्छा, डिनोमिनेटर जहां 0 हो रहा है वो पॉइंट तो वैसे भी इंक्लूड नहीं करना है, तो उस पर हॉलो सर्कल, और न्यूमरेटर जहां 0 हो रहा है वहां डार्क सर्कल या सॉलिड सर्कल हमने इस तरीके से बना लिया। जहां हॉलो सर्कल बनाया है वहां ऑफ कोर्स मैं एक लाइन ऐसी ड्रॉ कर लूंगा जो कि आपकी कुछ इस तरीके से आपके एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी, यानी ये वाई एक्सिस के पैरेलल होगी। ऑल्दो -3 से 2 के बीच में कहीं 0 होगा, यानी अगर कोई पूछता तो वाई एक्सिस यहाँ पे ही होता। एनीवे, इसे अगर हटाकर भी अब मैं आपसे समझना चाहूँ तो 2 से इंफिनिटी में पॉजिटिव होगा, राइट मोस्ट सेगमेंट। 2 जो लाने वाला फैक्टर है उसकी पावर ऑड है, यानी साइन चेंज होगा। -3 लाने वाले फैक्टर की पावर इवन है, यानी साइन वही रहेगा। 7 लाने वाले फैक्टर की पावर ऑड है, यानी साइन चेंज होगा। क्या ये बात आपको समझ आई? अब अगर आप ग्राफ बनाना चाहें तो 2 से इंफिनिटी तक ये पॉजिटिव है, यानी एक्स एक्सिस के ऊपर। 2 पर इसने 0 को टच किया, 2 से -3 तक ये नेगेटिव रहा, -3 पर फिर ये 0 को टच करेगा, और -3 के बाद ये फिर से नेगेटिव है, तो -3 के बाद ये कुछ इस तरीके से जाता चला जाएगा। चूंकि -7 पर नॉट डिफाइंड है, मैं इसे ऐसा ही रखूंगा। -7 और -इंफिनिटी के बीच चूंकि ये पॉजिटिव रहा है, तो मैं इसे कुछ इस तरीके से बना लूंगा। सो दिस इज हाउ यू कैन गिव द आइडिया कि इस एक्सप्रेशन का अगर आपसे कोई ग्राफ बनवाता तो इस तरीके से आप इस फंक्शन का ग्राफ बना रहे होते। आई एम नॉट सेइंग कि यही एग्जैक्ट एक्यूरेट ग्राफ होगा। क्या चीजें होंगी, कैसे होंगी, और क्या क्या मैंने कंक्लूजन मन से लिख दिए हैं जो आपको शायद अभी ना समझ आए, ये सारी बातें लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी जब हम कैलकुलस के अंदर फंक्शंस चैप्टर पढ़ लेंगे तब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो मेरा कहना है बस थोड़ा पेशेंस रखिएगा, आप इसे और क्लैरिटी के साथ समझ पाएंगे। वेल, विद दैट आई थिंक you have gotten an excellent clarity on this particular part.
लेट मी जस्ट गिव यू अ क्वेश्चन, इसके थ्रू फाइनल क्लैरिटी बिल्ड करते हैं कि एग्जैक्टली ये जो थ्योरम है आपकी, जो जो पर्टिकुलर पार्ट है, थ्योरम तो नहीं कहेंगे, ये जो पर्टिकुलर पार्ट है आपका जो आप बिल्ड करना चाह रहे हैं अपने इस पार्ट को लेकर कि सर एग्जैक्टली चीजें कैसे हो रही हैं, ये वेवी कर्व मेथड कैसे अप्लाई होती है, वो पूरी कहानी, वो पूरी क्लैरिटी में आपको बिल्ड करवाने के फाइनल मैनर में इसको सॉल्व करवाने की कोशिश करता हूँ। ऑल्दो इस क्वेश्चन को शायद समझने में आपको बहुत मेहनत लगे, क्योंकि इसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री पता होना जरूरी है, इसके लिए आपको लॉगरिथम पता होना जरूरी है, इसके लिए आपको एक्सपोनेंट्स का नॉलेज होना जरूरी है, काफी कुछ पता होना जरूरी है। सो आई एम श्योर कि आपको बहुत सारी बातें इस क्वेश्चन में शायद ना समझ आए, पर जरूरी है कि एक अच्छा क्वेश्चन, एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन हम लें, ताकि अगर आपको थोड़ी बहुत भी अवेयरनेस है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत इंटरेस्टिंग से मैनर में सीख पाएं, देख पाएं और समझ पाएं। जैसे अगर मैं शुरुआत से शुरू करूं, तो इस पार्ट को अगर मैं सॉल्व करना चालू करूं, तो पहले न्यूमरेटर से शुरू करते हैं। हम पहले क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम न्यूमरेटर को जीरो के इक्वल रखते हैं। तो अगर मैं सबसे पहला फैक्टर साइन एक्स माइनस वन बाई टू को जीरो के इक्वल रखूं, यानी साइन एक्स को वन बाई टू के इक्वल रखता हूँ। अब चूंकि हम ट्रिग्नोमेट्री में डिटेल डिस्कशन करेंगे कि साइन एक्स वन बाई टू के इक्वल कब होता है। अच्छा, बाय द वे आपको जीरो से टू पाई के बीच देखना है, तो मैं आपको बस साइन एक्स का ग्राफ बनाकर चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस तरीके से आप साइन एक्स का ग्राफ बनता हुआ पाएंगे जीरो से टू पाई के बीच में। यानी एक मोटा मोटा आइडिया दे रहा हूँ, बहुत क्रिस्टल क्लियर मैनर में नहीं समझा रहा हूँ कि ये साइन एक्स का ग्राफ क्यों है। ये सारी बातें स्टूडेंट्स मेरे यकीन मानिए ट्रिगो में हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब अगर आपसे पूछा जा रहा है साइन एक्स वन बाई टू कब होता है, तो ये कहीं वन बाई टू होता है इन दो पॉइंट्स पर। इन पॉइंट्स को आप कहते हैं 30 डिग्री और 150 डिग्री। यानी यहाँ से जो x की वैल्यू मिलेगी, अगर मैं रेडियन में लिखूं तो 30 डिग्री विल बी पाई बाय 6 एंड 150 डिग्री को आप कह सकते हैं सीधे सीधे, आई होप आप समझते हैं, 150 डिग्री को अगर मैं रेडियन में कन्वर्ट करूं तो 150 को आप लिख सकते हैं, आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, रेडियन कन्वर्जन। और काफी कुछ एक्चुअली मैंने इंट्रोड्यूस किया है जो शायद आपको कंफ्यूज करे, क्योंकि बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज मैं यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ कि सर ये पाई बाय 6 कैसे हुआ, ये 5 पाई बाय 6 कैसे लिया। इसको लेकर मैं बस बार बार आपसे कहूंगा कि थोड़ा पेशेंस, थोड़ा वेट रखिएगा। ट्रिगो शुरू होते ही ये क्वेश्चन बहुत क्लैरिटी के साथ आप समझ पाएंगे। सो पहला पॉइंट ऑफ कोर्स आपके पास आता है पाई बाय 6। दूसरा पॉइंट आपके पास होगा पाई माइनस पाई बाय 6, दैट विल बी 5 पाई बाय 6। तो इस तरीके से आपको दो पॉइंट्स मिलते हैं, इनकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू भी हम इवेलुएट कर लेंगे, आप निश्चिंत रहिए। अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं, सो न्यूमरेटर में जो नेक्स्ट फैक्टर है आपके पास, दैट इज एल एन एक्स माइनस वन। सो एल एन एक्स माइनस वन अगर जीरो है यानी एल एन एक्स वन है। किसी वैल्यू का लॉग कब जीरो होता है, एल एन एक्स मतलब आपके पास जो बेस है लॉग का वो नेचुरल बेस ही है। सर ये एल एन एक्स क्या है, बेस क्या है, सारी कहानी अगेन मैं कहूंगा थोड़ा पेशेंस रखिएगा, हम आने वाले वक्त में समझेंगे। तो अगर x की एक वैल्यू, दो वैल्यूज मुझे यहाँ से मिली थी पाई बाय 6 और 5 पाई बाय 6, तो अगली वैल्यू मुझे मिली है e यहाँ से। ये कैसे आ रही है, इस पार्ट पर क्लैरिटी आप और अच्छे से पाएंगे जब हम डिस्कस करेंगे लॉगरिथम चैप्टर। तो एक ऐसा क्वेश्चन अभी हम डिस्कस कर रहे हैं जिसका कई सारे आने वाले चैप्टर के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है, तो थोड़ा पेशेंस के साथ इन बातों को समझते चले जाइए। अगले फैक्टर की अगर मैं बात करूं तो x माइनस टू कब जीरो होगा स्टूडेंट्स, अगर आप x माइनस टू की बात करें कि ये जीरो कब होगा, तो आप सीधे सीधे कहिए कि जब x टू होगा। तो ये एक और कंक्लूजन आपको मिला इस तरीके से। और अगर मैं एक और पार्ट की बात करूं, जो अगला फैक्टर आपके पास है दैट इज 10x का, आई एम रियली सॉरी, यहाँ पर आपके पास एक और कंक्लूजन है जो कि है आपके 10x का अंडर रूट थ्री होना। तो 10x के अंडर रूट थ्री होने को लेकर अगर मैं अपना डिस्कशन आगे बढ़ाऊं, दैट विल बी, ध्यान से गौर से सुनिएगा कि 10x माइनस थ्री, 10x माइनस अंडर रूट थ्री जीरो होना है ना, 10x का अंडर रूट थ्री होना। अब जीरो से टू पाई के बीच अगर मैं 10x के ग्राफ को आपके लिए ड्रॉ करूं, तो गौर से सुनिएगा, इस तरीके से 10x का ग्राफ बनता है। ये जीरो से पाई बाय टू तक कुछ कहानी ऐसी होती है, पाई बाय टू से पाई तक 10x की कहानी कुछ ऐसी होती है, फिर ये इस तरीके से जा रहा होता है और ये गाड़ी आपकी चलती चली जाती है। मैं दोबारा लिख देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, गौर से सुनिएगा। ये पॉइंट आपका होता है जीरो, दिस पॉइंट इज पाई बाय टू, दिस पॉइंट इज पाई, दिस पॉइंट इज थ्री पाई बाय टू एंड दैट पॉइंट ओवर हियर इज टू पाई। जब बात कर रहे थे आप अंडर रूट थ्री की, सो दिस कैन बी ट्रीटेड एज अंडर रूट थ्री। अंडर रूट थ्री के लिए अगर मैं पॉइंट्स ढूंढना शुरू करूं, तो मुझे टेक्निकली ये दो पॉइंट्स मिलते हैं। इन दो पॉइंट्स को अगर मैं आपसे सीधे सीधे मैनर में समझना चाहूँ, सो अंडर रूट थ्री इज 1060 डिग्री स्टूडेंट्स, 1060 डिग्री यानी पाई बाय थ्री। तो यहाँ से जो कंक्लूजन मिलेगा वो ये कि एक वैल्यू तो आपको मिलनी है पाई बाय थ्री और एक वैल्यू मिलेगी
pi plus pi by 3. Pi plus pi by 3 would be nothing but basically 4 pi by 3. सर ये पॉइंट्स आप कैसे निकाल पा रहे हैं, इतनी आसानी से कैसे चीज़ें हो रही हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा हमें लग रहा है। मेरा यकीन मानिए, बस थोड़ा पेशेंस रखिए, जैसे ही ट्रिगो हम कंप्लीट करेंगे आप बहुत आसानी से इन सारी टर्म्स को समझ पाएंगे कि इन वैल्यूज़ को हमने कैसे इवेल्युएट किया। तो अभी तक ये सारी बातें पता चली। खैर कहानी यहाँ खत्म नहीं हो रही है स्टूडेंट्स, अभी तो हमने न्यूमरेटर को 0 रखकर कुछ पॉइंट्स इवेल्युएट किए, अभी कहानी बाकी है डिनोमिनेटर को 0 रखने की। सो डिनोमिनेटर को अगर मैं 0 रखता हूँ तो सबसे पहले मैं रखता हूँ e की पावर x माइनस ई स्क्वायर को 0, यानी e की पावर x ई स्क्वायर के इक्वल हो, यानी x होता है 2 के इक्वल। ये मुझे एक पॉइंट मिलता है जो कि ऑलरेडी मुझे न्यूमरेटर से मिल चुका है, इफ यू ऑल कैन सी इट हैपनिंग ओवर हियर। दूसरे फैक्टर की बात करूं, सो x माइनस 3 को अगर 0 रखा जाए तो x बेसिकली 3 के इक्वल होगा। ये आपको एक और वैल्यू मिलती है, इसे याद रखिएगा। और एक फाइनल पॉइंट की cos x को 0 रखा जाए। अब अगर cos x को 0 रखा जा रहा है तो मुझे दोबारा एक ग्राफ की जरूरत होगी जो कि होगा cos x का ग्राफ। cos x का ग्राफ अगर 0 से 2 पाई के बीच बनाया जाए तो कुछ इस तरीके से आपका एक ग्राफ चलने वाला है। बड़े गौर से देखते जाइए, सुनते जाइए, सीखते जाइए और समझते जाइए कि क्या कहानी चल रही है। सुनिएगा गौर से स्टूडेंट्स, दिस पॉइंट ओवर हियर विल बी 0, ये पॉइंट आपके लिए पाई बाय 2 होगा, ये पॉइंट आपके लिए पाई होगा, ये पॉइंट आपके लिए 3 पाई बाय 2 होगा और ये पॉइंट आपके लिए 2 पाई होगा। मुझे चाहिए कि cos x कब कब 0 है, तो cos x 0 टेक्निकली होता है पाई बाय 2 पर और 3 पाई बाय 2 पर। तो यहाँ से जो x को लेकर कंक्लूजन आएगा वो होगा पाई बाय 2 एंड 3 पाई बाय 2। तो मुझे काफी सारी वैल्यूज मिली हैं। मैं इन वैल्यूज को फाइनली आपके सामने जॉट डाउन करवाता हूँ दोबारा। ये कई सारी वैल्यूज हमें मिली है, जैसे अगर मैं शुरुआत करूँ पाई बाय 6 5 पाई बाय 6 e 2 पाई बाय 3 4 पाई बाय 3 पाई बाय 2 3 पाई बाय 2 3 2, इस तरीके से कई सारी वैल्यूज मिली। अगर मैं काउंट करूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 values so far we have gotten. I hope you all can count them very clearly. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मेजरली ये 10 वैल्यूज मुझे मिली हैं। क्या मुझे माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी के बीच देखना है? पहली बात ये समझिए, आपको x को सिर्फ 0 से 2 पाई के बीच देखना है। तो अब जो हम ड्रॉ करेंगे उस बात पर गौर करिएगा। जो अब पूरा पार्ट बचा है वो इसी बात को बॉइल डाउन करने को लेकर है कि अब आप चीजें समझ पाते हैं। सो मैं एक एक करके नंबर्स आपके सामने लिखूंगा और देखूंगा एक अप्रोक्सीमेटेड आइडिया आपको देने की कि देखिए चीजें कैसे होती हैं। सो इफ आई टॉक अबाउट द नंबर स्केल, अब हम नंबर स्केल पर चीजें प्लॉट करने वाले हैं। आई रिपीट, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक हमें नहीं जाना है, हमें 0 से 2 पाई के बीच में सारे नंबर्स को देखना है। अगर मैं 0 से 2 पाई के बीच में मौजूद हमारे पास इन एक्सप्लोर्ड नंबर में सबसे छोटे नंबर की अगर बात करूं, सबसे छोटा नंबर, देखो मैं एक आइडिया देने की कोशिश करता हूँ। 2 को मैं जानता हूँ, 3 को मैं जानता हूँ, आई होप इनमें कोई शिकायत नहीं। पाई की जो वैल्यू होती है स्टूडेंट्स, अप्रोक्सीमेट वैल्यू अगर मैं 3.14 लेकर चलूं तो पाई बाय 2 यानी 3.14 का हाफ यानी 1.57 एक वैल्यू मिलती है, और 3 पाई बाय 2 यानी 1.57 का ट्रिपल यानी अप्रोक्सीमेटली 1.5 का ट्रिपल हम मान लें। 1.5 का ट्रिपल 4.5 होता है, मोटा मोटा में से 4.7 मान लें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये एग्जैक्ट वैल्यू है, बट ये एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू। अच्छा, पाई बाय 3 कितना माना जा सकता है स्टूडेंट्स? पाई होता है 3.14, तो पाई बाय 3 1 पॉइंट समथिंग होगा। सो 1 पॉइंट समथिंग मैं मान लेता हूँ, जैसे कि 1 पॉइंट लेट्स से 3.14 को आप कितना डिवाइड करेंगे? 3 का 4 टाइम्स, तो लेट्स से 1.4 कह रहा हूँ। 4 पाई बाय 3 कितना होगा? 1.4 का 4 टाइम्स, 1.4 का 4 टाइम्स विल बी बेसिकली 28 का डबल, दैट इज 5.6। सो अप्रोक्सीमेटली आई वुड से 5.6। मैं नहीं कह रहा हूँ कि एग्जैक्ट ही होगा, बस अप्रोक्सीमेटली। ई की वैल्यू आने वाले समय में जब आप लोगरिथम पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे 2.732। सो 2.7 इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ ई कैन बी टेकन। अपार्ट फ्रॉम दैट कोई और वैल्यू की अगर बात करें तो पाई बाय 6, पाई अगर 3.14 है, सो 3.14 को अगर 6 से डिवाइड किया तो ऑफ कोर्स इट्स लाइक 3 को 6 से डिवाइड करना है 0.5, थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। सो लेट्स से 0.5 की जगह मैं इसे 0.6 मान लेता हूँ। तो 5 पाई बाय 6 यानी 0.6 का 5 टाइम्स यानी अप्रोक्सीमेटली 3। अच्छा, अब 0 से 2 पाई तक जाना है तो 2 पाई को लेकर भी अपना कंक्लूजन ले लेते हैं। पाई अगर 3.14 है तो 2 पाई यानी 6.28। तो इस तरीके से आपके नंबर्स प्लॉट होने हैं। आई होप आपको अब आइडिया हो चुका है कि नंबर्स को हम कैसे नंबर स्केल पर रखेंगे। एक अच्छा क्वेश्चन है, बहुत कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चन है, बहुत क्लैरिटी ले आने वाला एक क्वेश्चन आपके बीच यहाँ रखा गया।
2 पाई को अप्रोक्सीमेटली हम कितना रख रहे हैं, हम रख रहे हैं 6.28। अप्रोक्सीमेशन पे मैं खेलूंगा स्टूडेंट्स, ये बात याद रखिए। सबसे छोटा नंबर अगर मैं इन सारे नंबर्स में ढूंढूं तो क्या मुझे देखकर, ये सारे नंबर्स आपके सामने मौजूद हैं, इन सारे नंबर्स को अगर आप देखें तो इन सारे नंबर्स को देखने के बाद क्या आप मुझे सबसे छोटा नंबर सबसे पहले बता सकते हैं? कैन यू सी कि सर 0.6 यानी पाई बाय 6 सबसे छोटा नंबर आपके पास। तो 0 के बाद जो सबसे छोटा नंबर मुझे दिखेगा दैट विल बी पाई बाय 6। पाई बाय 6 के बाद अब अगर मैं पाई बाय 6 से बड़ा नंबर अगर आपसे पूछूं, यानी 0.6 से बड़ा नंबर अगर आपसे पूछूं, तो शैल आई से 1.4 मुझे दिख रहा है, 1.4 से बड़ा कोई नंबर नहीं दिख रहा। तो शैल आई से इसके बाद जो आप नंबर लेंगे वो होगा 1.4 यानी पाई बाय 3। सो अगला नंबर जो आपके पास होने वाला है दैट शुड बी पाई बाय 3। आई होप चीजें कंफ्यूजिंग नहीं है आपके लिए और आप समझ पा रहे हैं कि कैसे नंबर्स आ रहे हैं। पाई बाय 3 यानी 1.4 से अब बड़ा नंबर मैं ढूंढने चला, तो 1.4 से बड़ा नंबर अगर मैं आपसे पूछूं, आई होप आपके पास 1.4 से बड़ा नंबर 1.5 ही है। 1.5 यानी पाई बाय 2। तो अगला नंबर जो हम लिखेंगे दैट विल बी पाई बाय 2। आई होप डेटा बहुत अच्छे तरीके से आप समझ पा रहे हैं और कैसे चीजें हो रही हैं क्लैरिटी के साथ बिल्ड कर पा रहे हैं। 1.5 के बाद अगले नंबर की मैं बात करूं, सो 1.5 से बड़ा नंबर अगर आप ढूंढें तो मेरे ख्याल से 2 ही मुझे मिल रहा है। एक ये यहाँ या यहाँ दोनों जगह आप देख सकते हैं। सो अगला नंबर विल बी 2। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 2। 2 के बाद 2 से बड़े नंबर को अगर हम ढूंढें तो 2 से बड़ा जो अगला ट्रांजिशन पॉइंट हमें मिला था, इसे अगर मैं ढूंढता हूं तो शैल आई से 2 से बड़ा नंबर मुझे जो दिख रहा है दैट इज 3, और 3 के अप्रोक्सीमेट क्लोजेस्ट आइडिया जो देगा वो 5 पाई बाय 6 ही दे रहा है। अप्रोक्सीमेटेड है ये सारे नंबर्स, आई होप यू आर रियलाइजिंग। सो अगला नंबर जो हम लेंगे दैट विल बी 5 पाई बाय 6। आई होप यू आर कंफर्टेबल विद वट एवर आई एम डूइंग सो फार। 5 पाई बाय 6 यानी 3 से बड़े किसी नंबर की मैं बात करूं तो यहाँ आप गौर फरमाइए, 3 से बड़ा नंबर अगर आप ढूंढें, एक्चुअली 3 से पहले यहाँ आ जाना था 2.7। पर अगर मैं थोड़ा क्लियर आइडिया डेवलप करने की कोशिश करूं और कैलकुलेटर से 5 पाई बाय 6 को इवेलुएट करूं, तो थोड़ा सा आइडिया यहाँ हम ले लेते हैं 5 पाई बाय 6 और e की वैल्यू को लेकर। सो पाई इज बेसिकली 3.14। आई होप यू आर रियलाइजिंग इट। 3.14 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये आपके पास मिलता है समवेयर अराउंड 15.7। 15.7 को अगर आप फाइनली 6 से डिवाइड करें तो ये निकल कर आता है 2.61। स्टूडेंट बहुत क्लोजेस्ट डिफरेंस है, पर इस चीज का हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये जो वैल्यू है यहाँ मुझसे गलती हो रही है। दैट 5.5 पाई बाय जो 6 है दैट इज समवेयर अराउंड 2.6। तो बिफोर कंसिडरिंग e I should have considered, sorry, before considering yes, e I should have considered 5 pi by 6। I hope you are realizing it। सो ई से पहले हमारा कंसिडरेशन आना चाहिए किसको लेकर, 5 पाई बाय 6 को लेकर, जो हमारा आया है। बहुत बढ़िया, मैंने गलती की थी जो कि लकीली सही निकली क्योंकि मैं ई को कंसिडर करना भूल गया था। एनीवे जस्ट 5 पाई बाय 6 के बाद जो अगली वैल्यू हमारे कंसिडरेशन में होगी दैट विल बी ई। तो 5 पाई बाय 6 के बाद जो अगला नंबर हमारे लिए कंसिडरेशन में आता है दैट इज ई। ई यानी 2.7। 2.7 के बाद अब अगर मैं अगले नंबर को ढूंढूं, काफी क्लोज है हम नंबर्स को कंक्लूड करने को लेकर, तो 2.7 के बाद सीधे सीधे मैं बात कर सकता हूँ 2.7 से बड़ा नंबर आई थिंक 3। 3 के बाद अब 3 से बड़े ही नंबर्स मुझे दिख रहे हैं, तो शैल आई से ई के बाद जो अगला ट्रांजिशन पॉइंट हम लेंगे दैट विल बी 3। 3 के बाद अगर मैं कहानी आगे बढ़ाऊं स्टूडेंट्स, तो 3 के बाद जो अगला बिगर नंबर हमें दिखेगा दैट आई थिंक वुड बी shall I say 4.4 पाई बाय 3 यानी 5.6 मुझे एक दिख रहा है बचा हुआ नंबर मोटा मोटा, और इसके अलावा मुझे सिर्फ 4.7 दिख रहा है। सो 3 पाई बाय 2 और 4 पाई बाय 3 को लेकर भी क्लैरिटी लेते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है मैंने यहाँ इन नंबर्स को बहुत क्लैरिटी के साथ इवेलुएट नहीं किया, क्योंकि मैंने यहाँ भी एरर किए हैं ऐसी मेरी फीलिंग है। तो मैं एक एक करके दोनों नंबर्स पर बात करता हूँ। जैसे अगर मैं पहले निकालता हूँ 4 पाई बाय 3 की वैल्यू, सो पाई वी आर टेकिंग इज 3.14। 3.14 जब क्लोजेस्ट इतनी वैल्यूज हो तो आप थोड़ा केयरफुल रहिए। 3.14 का 4 टाइम्स विल बी 12.56। 12.56 को अगर आप 3 से डिवाइड करें तो आपके पास जो एक्सप्रेशन आएगा दैट विल बी 4.18। तो एक्चुअली 4.13 की वैल्यू होगी, आई रिपीट 4 पाई बाय 3 की वैल्यू होगी 4.18। दैट इज द क्लोजेस्ट वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ओके, एक काम करते हैं 3 पाई बाय 2 भी इवैल्यूएट करते हैं स्टूडेंट्स। 3 पाई बाय 2 के लिए ऑफ कोर्स 3.14 इज व्हाट यू हैव।
3π/2 यानी 3.14 का ट्रिपल डिवाइडेड बाय ऑफ कोर्स 2 एंड दैट इज 4.71 स्टूडेंट्स। एक छोटा सा करेक्शन होगा, 3π/2 इज 4.71। सो 3π/2 से छोटा एक्चुअली है 4π/3। तो पहला प्रेफरेंस हमारा जाने वाला है 4π/3 को। तो पहले यहाँ पर जो 3 के बाद अगला नंबर आएगा दैट विल बी 4π/3 और 4π/3 के बाद आई विल बी हैविंग 3π/2। So did you all understand कि कैसे हमारे सारे नंबर्स वर्कआउट हुए? आई थिंक आई एम नॉट लेफ्ट विद एनी अदर नंबर। अगर आप फाइनली 3π/2 को देख पा रहे हैं तो इसके बाद कोई और नंबर हमारे पास नहीं बचा है एंड वी हैव कंसिडर्ड ऑल द पॉसिबल नंबर्स, जितने भी हमारे पास बन सकते थे, कंसिडरिंग ऑल द पॉसिबिलिटीज। आई होप यहाँ तक कोई भी कंफ्यूजन, डाउट, क्वेरी, कंसर्न नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सो फाइनली अगर मैं काउंट करूँ सारे हमारे नंबर्स जो हमने कंसिडर किए थे, लेट्स हैव अ लुक एट देम। 1 सॉरी ये तो बाउंड्री कंडीशंस है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड ऑफ कोर्स 0 2 पाई आपके 10 काउंट होंगे। अच्छा, 2 को हमने 2 बार काउंट किया था इसलिए वो 10 हो रहा था, वरना वो 9 ही होगा। सो अब यहाँ तक क्लैरिटी है कि 0 से 2 पाई तक कहानी आपकी कैसे जाती है, राइट। सो 0 से 2 पाई तक आपने स्टोरी पूरी बिल्ड की है किस तरीके से। इसको लेकर तो कोई कंफ्यूजन मेरे ख्याल से किसी भी स्टूडेंट को नहीं होना चाहिए। 3π/2 के बाद ऑफकोर्स आपके पास 2π होगा और 0 से 2π के पीछे आपको इस फंक्शन को ड्रॉ करना है। अब अगर मैं आपके सामने दोबारा इस एक्सप्रेशन को रखूं ताकि आप बहुत अच्छे से बिल्ड कर पाएं पूरा सेंस की चीजें कहाँ से कैसे आई, तो मैं एक्सप्रेशन आपके सामने दोबारा यहाँ रख देता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। जैसे सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके पास ये जो दो वैल्यूज आई थी कौन कौन सी स्टूडेंट्स, π/6 और 5π/6 दे वर बिकॉज ऑफ साइन एक्स, है ना। तो साइन एक्स की वजह से यू आर हैविंग दिस, बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर यू आर हैविंग π/6 एंड 5π/6। मैं लिख दे रहा हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ln x -1 है यानी x की वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट्स, e। तो यहाँ से e वाला पॉइंट आया, यहाँ से 2 आया। 10x √3 जब था, आई होप आपको याद होगा 10x √3 कब था, दो सिनेरियो में π/3 और 4π/3 को लेकर। तो π/3 और 4π/3 आपको जो दो पॉइंट्स मिले थे वो क्यों मिले थे, आई होप आप देख पा रहे हैं, इस वजह से। सो 10x से आपको मिले थे π/3 और 4π/3। e की पावर x और e स्क्वायर के होने से आपको 2 मिला था, तो ये दोबारा यहाँ मिला है आपको। x की वैल्यू 3 यहाँ से आपको मिली है और cos x की दो वैल्यूज आपको मिली है बची हुई, कौन कौन सी, π/2 और 3π/2। जो x की वैल्यूज आपने ली है π/2 3π, किस फैक्टर्स की वजह से क्या क्या पॉइंट्स आपको मिले, मैं बस उन पॉइंट्स के बारे में बात करूं ताकि आप बहुत क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ पाए। चलिए, अब आपको करना कुछ नहीं है, आपको बस अपने राइट मोस्ट साइड से शुरू करना है और चीजें स्ट्रेट अवे स्टार्ट करनी है। जैसे 3π/2 से 2π के बीच में, ये आपका सबसे राइट मोस्ट सेगमेंट है स्टूडेंट्स। 2π के राइट में नहीं जाइएगा, आपको यहीं रुकना है। ये आपका टर्मिनेशन है और ये आपका बिगिनिंग है, होप आप समझ पाए। सो 3π/2 से उसके राइट में अगर आप जाएं तो ये आपका हमेशा एक पॉजिटिव पार्ट डेवलप होगा। अच्छा, 3π/2 वाला जो फैक्टर है उसके ऊपर पावर एक ऑड है। ऑड पावर होने की वजह से यहाँ पर साइन आपका चेंज होगा। मतलब अगर यहाँ पर आपके पास ये जो साइन है, अगर ये प्लस साइन था तो यहाँ पर आपके पास माइनस साइन आएगा। 4π/3 लाने वाले फैक्टर के ऊपर भी पावर ऑड है, यानी यहाँ पर भी साइन चेंज होगा। 3 लाने वाले फैक्टर के ऊपर पावर आपकी इवन है। अगर 3 फैक्टर लाने वाले, 3 जहां से आया है उस फैक्टर को लाने वाले एक्सप्रेशन के ऊपर पावर इवन है यानी साइन वही बना रहेगा। जहां से ई मुझे मिला है उस फैक्टर को लाने वाले एक्सप्रेशन के ऊपर भी पावर इवन है, यानी यहाँ भी मुझे साइन पॉजिटिव बनाए रखना है जो उसके राइट में था ना। 5π/6 लाने वाले फैक्टर के ऊपर पावर 1 है, यानी यहाँ पर साइन चेंज होगा। 2 को लेकर थोड़ी सी अब दुविधा आपको हो सकती है, तो मैं 2 को लेकर आपसे कहूंगा 2 लाने वाला फैक्टर आप x-2 को मानेंगे या इसे, आप किसी को भी माने। पहली बात तो ये कि इस बात पर बड़े ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स कि दोनों ही फैक्टर्स में पावर 1 है, लेकिन अगर किसी के पास पावर इवन होती तो मैं साइन सेम रखता। ऑल्दो पावर दोनों में ही ऑड है इसलिए साइन चेंज नहीं होगा, और साइन चेंज सॉरी पावर ऑड है इसलिए साइन चेंज होगा। तो यहाँ पर π/2 से 2 के बीच में अब आप पॉजिटिव होंगे। क्या ये बात आप समझ पाए? आई रिपीट, π/2 से 2 के बीच में आप पॉजिटिव होंगे, लेकिन प्रॉब्लम समझने की कोशिश करिए। 2 को लाने वाला एक फैक्टर ये था, 2 को लाने वाला एक फैक्टर ये था, तो इन दोनों फैक्टर ने क्लब होके इसकी पावर इवन बना दी। आई रिपीट, यहाँ पे भी पावर 1 है और यहाँ पे भी पावर 1 है, तो 2 को लाने वाले फैक्टर्स ने एक्चुअली इसकी पावर 1 + 1 इवन बना दी। इस वजह से यहाँ पर पावर x-2 और e की पावर x - e² है। होप आप समझ पा रहे हैं।
टू को लाने वाले दोनों फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। यहाँ से भी टू आपका एक फैक्टर आया और यहाँ से भी टू आपका एक फैक्टर ये लेकर आ रहा है, तो इन दोनों फैक्टर्स ने पावर 1+1 मिला के इवन बना दी है और इस वजह से आपका साइन चेंज नहीं होगा। एक बड़ा क्रूशियल सा पार्ट है जो आप सबको समझना होगा। बात करते हैं π/2 की। π/2 लाने वाले फैक्टर के ऊपर पावर ऑड है, यानी यहाँ पर साइन चेंज होगा। π/3 की अगर मैं बात करूँ तो π/3 लाने वाले फैक्टर की भी पावर ऑड है, यानी यहाँ पर साइन चेंज होगा। π/6 लाने वाले फैक्टर की भी पावर ऑड है, यानी यहाँ भी साइन चेंज होगा। सो आई होप यहाँ तक बहुत क्लैरिटी के साथ, आई रियली सॉरी, साइन चेंज होना मतलब माइनस से प्लस होना, बहुत क्लैरिटी के साथ आप समझ पाए कि ये कैसे नंबर्स बिहेव करते हैं। कुछ और बातों पर भी अगर मैं थोड़ी चीजें हाईलाइट करूं तो सुनिएगा, न्यूमरेटर जहां जहां है π/6 5π/6, यहाँ पर आप डार्क सर्कल्स रख सकते हैं π/6 और 5π/6 पर। यहाँ पर आप समझिएगा ln(x-1) यानी जो e आपका था, यहाँ भी आप डार्क सर्कल रख सकते हैं। 2 पर आप डार्क सर्कल नहीं रख सकते, आप कहेंगे सर न्यूमरेटर में है, जी नहीं, डिनोमिनेटर में भी है, तो 2 पर आप स्टूडेंट्स हॉलो सर्कल ही रखिएगा। आई होप आप मेरी बात समझ पाए। π/3 और 4π/3, सो π/3 और 4π/3 पर भी आप डार्क सर्कल ही रखेंगे। आगे अगर मैं बढ़ूं तो 2 पर तो आप हॉलो सर्कल रख चुके हैं, आई होप आपको ये बात याद है। 3 पर भी आपका हॉलो सर्कल ही जाना है, सो हॉलो सर्कल विल बी है। और π/2 और 3π/2 पर भी आपको हॉलो सर्कल ही रखना है। इस तरीके से कहानी आपकी इंक्लूड होगी। ऑल्दो आपको 0 से 2π भी इंक्लूडेड कहा गया था, तो 0 पर आपका एक्सप्रेशन कैसा होगा ये देख लिया जाए, और 2π पर एक्सप्रेशन कैसा होगा ये भी देख लिया जाए। तो आई थिंक 0 पर ये एनीवे पॉजिटिव ही रहेगा, 2π पर भी पॉजिटिव रहेगा, तो उन्हें हम वैसे भी इंक्लूड नहीं करेंगे। मतलब 0 से 2π को आप इंक्लूड कर लीजिए, पर 0 और 2π पर ये 0 तो नहीं होगा। तो इस तरीके से आपका एक्सप्रेशन बनेगा। अब जो भी आपसे पूछा जाए, आई थिंक आप कह सकते हैं, जैसे अगर इस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट की मैं बात करूं, जहां पर मुझसे बोला गया कि बताइए f(x) कब कब पॉजिटिव होगा, तो आप क्या कहेंगे? सर f(x) के पॉजिटिव होने के लिए x को जो आप लेंगे वो लेंगे। आई होप आप शुरुआत कर सकते हैं 0 से π/6 तक। क्या π/6 इंक्लूड करूंगा स्टूडेंट्स? आई होप यू आर रियलाइजिंग π/6 को इंक्लूड नहीं किया जा सकता क्योंकि π/6 पर ये 0 होता है। उसके बाद आप कहेंगे सर आप π/3 से π/2 तक चले आइए। उसके बाद आपको अब सीधे डिस्कशन अपना लेकर आना है 5π/6 से e तक। आई होप आप देख पा रहे हैं। एक्चुअली इसके बाद आपको e से 3 तक भी चले जाना है, और इसके बाद आपको 3 से 4π/3 तक भी चले जाना है, और इसके बाद आप 3π/2 से 2π तक भी जा सकते हैं। आई होप आपको ये बात समझ आई कि कंक्लूजन हम कैसे दे पा रहे हैं और ये आंसर हम कैसे कंक्लूड कर पा रहे हैं बिना किसी कंफ्यूजन और हेजिटेशन के। इसी तरीके से जब इक्वल टू 0 की बात होगी तो आप क्या कहेंगे? जब मुझसे कोई कहता है कि बताइए f(x) ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो आप कहेंगे पिछले ही क्वेश्चन का आंसर मार्क कर लीजिए, बस अब ये डार्क सर्कल्स को इंक्लूड करना, लेकिन भूलना मत कि हॉलो सर्कल्स अभी भी एक्सक्लूडेड रहेंगे। तो इक्वल टू 0 भी चलेगा, यानी 0 से बड़ा या 0, तो मैं कहूंगा 0 से आप चले आइए π/6 तक, लेकिन π/6 से π/3 मत लीजिएगा। हाँ, π/3 से π/2 बेशक आप लीजिए, लेकिन π/2 पर हॉलो सर्कल है इसलिए अभी भी ओपन ब्रैकेट। इसके बाद आप सीधे शिफ्ट हो जाएंगे 5π/2 पर। 5π/2 पर डार्क सर्कल इंक्लूड कर लीजिए, ई को भी इंक्लूड कर लीजिए, ई से 3 तक भी ले लीजिए, तो डायरेक्ट यहाँ से 3 तक जाइए, लेकिन 3 को एक्सक्लूडेड रखिएगा। इसके बाद फाइनल जो आप पार्ट यूज करेंगे दैट विल बी 3π/2 से 2π तक। क्या 2π को इंक्लूड करेंगे? जी हाँ, 2π ऑलरेडी क्वेश्चन में इंक्लूडेड था, 2π पर ये पॉजिटिव है तो इंक्लूड करेंगे। जब मैंने 1 और 2 मार्क किए तो क्या आप अपने कॉमन सेंस से थर्ड और फोर्थ मार्क कर सकते हैं? आई थिंक अब एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग आप बिल्ड कर पा रहे हैं कि कैसे चीजें होंगी। अच्छा, मान लेते हैं सर ये सारी बातें अच्छी तरह से समझ आई, क्या आप इसका ग्राफ हमें ड्रॉ करना सिखा सकते हैं? मैं कहूँगा बिल्कुल सीख सकते हैं। चलो, अगर इस एक्सप्रेशन का ग्राफ मुझसे मांगा गया होता तो हमने इसे कैसे डिस्कवर किया होता, जरा इस बात पर भी विचार करते हैं। तो ग्राफ को लेकर भी एक डिस्कशन ले लेते हैं स्टूडेंट्स। देखिएगा ध्यान से कैसे इस एक्सप्रेशन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, उसको लेकर थोड़ी और क्लैरिटी बिल्ड करते हैं। सुनिएगा गौर से। जैसे अगर मैं आपको फिर से वही क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ाऊं तो सबसे पहले 3π/2 पर हॉलो सर्कल है, तो एक ऐसी लाइन हम y एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ कर लेते हैं। 3 पर हम y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर भी हॉलो आपके सर्कल्स हैं, तो 2 पर और π/2 पर भी आप हॉलो ये ड्रॉ कर लीजिए। ऑफ कोर्स 3π/2 से 2π तक ये पॉजिटिव है, तो इसे x एक्सिस के ऊपर रखा कुछ इस तरीके से। 4π/3 पर 0 है, यहाँ पर पॉजिटिव है, 0 पर ये x एक्सिस को इंटरसेक्ट करके यहाँ नेगेटिवली इनफाइनाइट तक जाता जाएगा।
यहाँ पर ये पॉजिटिव है, ई पर ये 0 होता है, यहाँ पर ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव के बाद ये फिर 5π/6 पर 0 होता है, यहाँ नेगेटिव पर इन्फिनिटी की तरफ जाता चला जाता है। यहाँ पर वापस ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा होगा π/2 पर, रियली सॉरी मैंने थोड़ा गलत बनाया, ये π/2 और 2 दोनों पर 0 ना होकर इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो कुछ इस तरीके से ये जाता चला जाएगा, लेकिन ऑफ कोर्स π/3 पर 0 होकर ये पॉजिटिवली ऐसा जाता जाएगा इन्फिनिटी तक। यहाँ ऑफ कोर्स ये नेगेटिव रहा होगा, π/6 पर फिर 0 होकर ये पॉजिटिवली निकल गया होगा कुछ इस तरीके से। तो ये एक मोटा मोटा आइडिया है, इसके ग्राफ को लेकर आप बिल्ड कर सकते हैं। मेरा कहना है वेवी कर्व मेथड को लेकर अब एक बहुत डिटेल्ड एक इंटेंस डिस्कशन हमारा हो चुका है और आप काफी कंफर्टेबल हैं वेवी कर्व मेथड को लेकर, इसकी स्टेप बाय स्टेप एल्गोरिथम को लेकर, इसकी प्रोसेस को लेकर, इसके ऑफ कोर्स आइडिया को लेकर कि एग्जैक्टली ये कैसे अप्लाई होती है अलग अलग क्वेश्चंस में। एंड आई होप अब आपको ये आइडिया बिल्ड हो रहा है कि ना सिर्फ फेज 1 में हम कंसेप्ट सॉल्व कर रहे हैं या उन्हें अच्छे से समझ रहे हैं, बल्कि कई सारे इलस्ट्रेशंस जो कि ऑफ कोर्स ना सिर्फ आईआईटी जेईई मेंस लेवल के हैं, बल्कि ऑफ कोर्स जेईई एडवांस लेवल की प्रॉब्लम्स के साथ हम उन्हें कंक्लूड कर रहे हैं, ताकि आपका यहीं से एक इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होना शुरू हो। एंड ऑफ कोर्स फेज 2 में जहां हम मेंस के पीवाईक्यू और एडवांस के पीवाईक्यूज पर एनीवे फोकस करेंगे ही। इसी के साथ साथ अभी जो शुरुआत आपकी हुई है अलजेब्रा की, बेसिक्स मैथमेटिक्स हम पढ़ रहे हैं, इसके बाद सारे अलजेब्रा के चैप्टर्स कर लेने के बाद हम शिफ्ट होंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सारे चैप्टर्स के बाद ट्रिगो के बाद ऑफ कोर्स कैलकुलस, और कैलकुलस के सारे चैप्टर्स के बाद वेक्टर्स इन 3D के साथ आपका फेज 1 कंक्लूड होगा। भूलिएगा मत स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी हिडन कॉस्ट के क्रिएट किया गया एक मॉड्यूल है, जो कि हमेशा आपके लिए हमारे यूट्यूब प्लेलिस्ट पर स्ट्रक्चर्ड मैनर में अवेलेबल रहेगा। विद दैट मेरा मानना है वी कैन कॉल इट अ डे। बट अगर मैं अगले लेक्चर की ब्लूप्रिंट आपके सामने रखूं, सो हम चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस शुरू नहीं करेंगे, बट मैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस, क्वाड्रेटिक फंक्शंस को लेकर आपको आइडिया देना चाहूंगा, क्योंकि इनकी जरूरत आपको पूरे मैथमेटिक्स में पड़ेगी। आई रिपीट, जब हम पॉलिनोमियल्स की बात करें, जब हम एक डिटेल में एक चैप्टर पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ इक्वेशंस, वहां हम ये चैप्टर का ये पार्ट डिटेल में पढ़ेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस अभी चैप्टर में शुरू नहीं कर रहा हूं, थ्योरी ऑफ इक्वेशंस में चैप्टर अभी शुरू नहीं कर रहा हूं, लेकिन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस की ओवरऑल आपको हर जगह जरूरत पड़नी है, इवन ये चैप्टर पढ़ लेने से पहले तक। तो जो भी बारीकियां अभी फिलहाल से ही आपको बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स में पता होनी चाहिए, वो सारी बारीकियां, वो सारे न्यूएंसेस हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो आई रिपीट, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस इज व्हाट विल डिस्कस, पर इसके बेसिक्स हम डिस्कवर करेंगे। थ्योरी ऑफ इक्वेशंस पढ़ते वक्त क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और हर तरह की एक्सप्रेशंस और इक्वेशंस को हम डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। सो दैट इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट एजेंडा, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस को लेकर डिस्कशन। चैप्टर नहीं, सिर्फ एक टॉपिक के तौर पर हम इसे अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। विद दैट लेट्स कॉल इट अ डे हियर स्टूडेंट्स, ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच।